जय हिंद। राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद और जो आर्टिकल्स थे वो हमने देख लिए थे, उसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। अच्छा, किस भाग में था ये संविधान के? भाग 5 में था। भाग 5 के अध्याय पहले में आपको राष्ट्रपति का जिक्र देखने मिलता है। किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक? अच्छा, वैसे तो आपको 71 72 में भी राष्ट्रपति का उल्लेख देखने मिलेगा, ठीक है। परंतु अगर राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति के पद और शर्तों से संबंधित आर्टिकल्स की बात करें तो 52 से लेकर वो 62 तक दिए गए। 52 क्या बात करता है कि राष्ट्रपति का एक क्या होगा? पद होगा, और वो संघ का क्या होगा? कार्यकारी प्रमुख होगा। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 53। फिर 54 क्या बोलता है? बस यहां से आज हमें देखना है। 54 ने क्या बोला? राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव, चुनाव कैसे होता है, उसका कार्यकारी मंडल या कार्यकारी कह रहा हूं, निर्वाचक मंडल कौन कौन होता है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं जो वोटिंग करते हैं, वो हमें देखना है। अच्छा, राष्ट्रपति के इलेक्शन से मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि मोस्टली जब हम इलेक्शंस देखते हैं या हम उस इलेक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो हम देखते हैं कि हमारा जो वोट होता है, जब हम उस बटन को दबाते हैं ईवीएम पे, तो हमारा वोट का काउंट कितना किया जाता है? एक। प्रति व्यक्ति कितना? एक। कि यदि 10 लोगों ने किसी एक को दबाया है तो वो वोट काउंट किए जाएंगे 10 किए जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि 10 लोग दबाएंगे तो एक वोट, एक व्यक्ति की वोट की वैल्यू 2 है, होता है ऐसा? पर राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। पहली चीज, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हम आज देखेंगे, उसमें कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से सदस्य हैं और उनकी वोटिंग की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर राज्यों के सदस्यों की वोटिंग वैल्यू राज्यों के हिसाब से रहती है, और यहाँ पर जो संसद में सदस्य बैठते हैं राज्यसभा और विधानसभा के, उनकी वोटिंग की वैल्यू अलग रहती है। अब बहुत सारा कैलकुलेशन रहेगा आज, थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी आएगी आज राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो थोड़ा सा फोकस रखना क्लास में। बहुत मुश्किल नहीं है, जितना सरल हो सकेगा मैं उतना सरल उसको बनाने की कोशिश करूंगा, और आपको आज बेहतर तरीके से चीज समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। तो आज हमें आर्टिकल नंबर 54 की ओर जाना है, जो राष्ट्रपति के किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। ये पेटी दिख रही है आपको? इसी पेटी में जाकर लोग अपना वोट डालते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं वो ईवीएम में नहीं होते। ईवीएम, आपने वोट दिया है, जो भी 18 के ऊपर उन्होंने वोट दिया होगा, एक मशीन लगी होती है, उसमें जाकर आप बटन दबाते हैं, उसे बोलते हैं ईवीएम मशीन, है ना। पर राष्ट्रपति के इलेक्शन ईवीएम में नहीं होते, बैलेट पेपर में होते हैं। बैलेट पेपर में आपको क्या करना होता है? उसमें अपना वोट देना होता है, और उस वोट को आप इस पेटी के अंदर डालते हैं। अच्छा, ये जो मतदान होता है ये गुप्त प्रणाली से होता है। गुप्त प्रणाली से मतलब कि आप ये नहीं बता सकते कि आपने वोट किसको दिया है, ये आप नहीं बता सकते, ठीक है। अगर आपने दिखा दिया, बता दिया, तो वो वोट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो इन चीजों पे आगे आगे हम चर्चा करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे। पूरा फोकस कहां रखेंगे आप लोग? क्लास में रखना आज, है ना। राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कल भी हमने इस निर्वाचक मंडल पर चर्चा की थी, आज फिर हम इस निर्वाचक मंडल पर चर्चा करेंगे। निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य की, सबको क्लियर है ये चीज कि यहां निर्वाचित सदस्य क्यों लिखा है? क्योंकि सदन में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी बैठते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर भी सदस्य रह चुके हैं। तो क्या सचिन तेंदुलकर ने चुनाव लड़ा था? उन्हें डायरेक्ट किसने बैठाया? पर ये जो मनोनीत सदस्य हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये भाग नहीं ले सकते। केवल कौन ले सकते हैं? निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, ये चुनाव आयोग से संबंधित है क्या? 324 के अधीन राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन कराने का अधिकार किसके पास है? भारत निर्वाचन आयोग, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है राष्ट्रपति के चुनाव। भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रणाली के तहत? एकल संक्रमणी मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप किया जाएगा, और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मतपत्रों द्वारा मतदान किया जाता है। तो गोपनीय मतपत्र तो आप समझ गए हैं, ये जो फॉर्मूला है एकल संक्रमणीय, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य सा परिचय। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, वो देख लेते हैं। 54 किससे संबंधित था? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। फिर प्रक्रिया किसमें बताई? प्रक्रिया जब बता दी तो उसके बाद क्या बताया? और जब कार्यकाल बताया तो उसके बाद बताया कि वो पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, मतलब पुनः भी अच्छा, आज तक ऐसे कोई राष्ट्रपति हैं जो पुनः निर्वाचित हुए? केवल एक है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ऐसा नहीं है कि और भी कोई बन नहीं सकता था, बट आपने देखा होगा समय समय पर हर बार कैंडिडेट्स ही चेंज हो जाते हैं।
है ना। अगर रामनाथ कोविंद चाहते तो फिर से इलेक्शन में खड़े हो जाते और शायद वो जीत भी जाते, परंतु कैंडिडेट चेंज कर दिया गया, उनकी जगह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आ गई और वो राष्ट्रपति बन गई। अगर चाहे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिर से खड़ा किया जा सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में, परंतु फिर से क्या कर दिया जाएगा, शायद चेहरा बदल दिया जाए, शायद। अब वो उनका चॉइस है जो कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद 58 में हमने देखा कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो आर्टिकल्स पे हम कल बात कर चुके हैं, तो आज ज्यादा समझ आया नहीं करेंगे, सीधे हम इलेक्शंस पे आते हैं। योग्यताएं क्या क्या होती हैं, किस आर्टिकल में लिखा था ये, आर्टिकल नंबर 58 में लिखी थी कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए यदि आपको राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है, कैंडिडेट बनना है। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, 35 साल की उम्र कम से कम या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की सभी शर्तें वो पूरी करता हो। और चौथा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई प्राधिकार में लाभ के पद पर ना हो। इतनी चीजों को यदि वो फॉलो करता है तो वो क्या बन सकता है। अच्छा, अब एक चीज और, आपने देखा होगा समय समय पर कुछ राज्यों के राज्यपाल भी क्या बने, हमारे राष्ट्रपति बने, जैसे श्री रामनाथ कोविंद, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये राज्यपाल रहते हुए क्या कैंडिडेट बने, किसके, राष्ट्रपति के। तो यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पदधारी या किसी भी राज्य के राज्यपाल का पदधारी या केंद्र या राज्य मंत्री का पदधारी अभ्यर्थी हो सकता है एवं निर्वाचन लड़ने का पात्र हो सकता है, परंतु राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उसे उस पद से क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा, ठीक है। तो वो इलेक्शन तो लड़ सकता है, परंतु वो दो दो जगह के लाभ के पद पर नहीं रह सकता, उसको इलेक्शन वहां से जीतने पर उस पद को छोड़ना पड़ेगा। तो योग्यताएं भी हम कल देख चुके थे, हमने आर्टिकल्स देख लिए थे, योग्यताएं देख लिए थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल की चर्चा किस आर्टिकल में की गई थी, बताइए। आर्टिकल नंबर 54 में। निर्वाचक मंडल, ये शब्द क्लियर है आपको। अब कोई ऐसा तो नहीं है जो ये निर्वाचक मंडल शब्द का अर्थ नहीं समझ रहा। निर्वाचक मंडल मतलब वो समूह या वो लोगों का ग्रुप जो वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बस ये होता है निर्वाचक मंडल, क्लियर है। अब इसमें कौन कौन होता है, उच्च सदन मतलब राज्यसभा के सभी। अच्छा, इस शब्द पर आप फोकस करेंगे, क्या लिखा हुआ है, निर्वाचित, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, मैं बार बार आपको ये चीज बता चुका हूं, ठीक है। निम्न सदन अर्थात लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा, अर्थात हम दो ऐसी केंद्र शासित प्रदेशों को जानते हैं, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी के कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो इतने लोग मिलकर क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, किसको चुनने के लिए, राष्ट्रपति को चुनने के लिए। अब ये तो पता चल गया निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, तो अब ये भी पता कर लेते हैं कि कौन नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो ध्यान से देखना, राज्यसभा के मनोनीत 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और ये हम जानते हैं कि ये जो चीज है, ये जो तत्व है, ये हमने कहां से ग्रहण किया था, आयरलैंड से ग्रहण किया था। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, यानी राज्य की विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य वो भी इसमें भाग नहीं ले सकते। द्विसदनीय विधानमंडल, अच्छा, कुछ राज्यों में द्विसदन होते हैं, मध्य प्रदेश में तो एक ही सदन है विधानसभा, पर कुछ राज्यों में दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो वही बात बोली गई है कि द्विसदनीय विधानमंडल में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों इसमें भाग नहीं ले सकते। देखो क्या होता है, लोकसभा के मेंबर भाग ले सकते हैं, पता है हमें, राज्यसभा के मेंबर भाग ले सकते हैं। तो हम एक एजम्पशन लगा लेते हैं कि शायद अगर जिन राज्यों में राज्य विधान परिषद है उसके भी शायद निर्वाचित सदस्य भाग लेते होंगे, पर ऐसा नहीं है। भाग कौन लेता है, अच्छा, वो स्टूडेंट कौन है बार बार कमेंट करता है कि स्क्रीनशॉट लेना रहता है, थोड़ा साइड हो जाए कीजिए, क्लास के ही है क्या, बाहर के हैं, पूछ रहा हूँ, घबरा क्यों रहे हो। हाँ, तो क्या होता है, जो द्विसदन है आपका, जिन राज्यों में द्विसदन है, या तो विधानसभा है या तो विधान परिषद है, तो विधान परिषद के मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य, मतलब जो इलेक्शन जीत के आए हैं वो सदस्य, और जो डायरेक्ट अपॉइंट किए गए हैं वो सदस्य, दोनों ही इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते। तो हमने सबसे पहले देखा कि राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं ले सकते। फिर हमने देखा राज्य विधानसभा में जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं ले सकते। किसी भी राज्य की विधान परिषद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों ही भाग नहीं ले सकते। और दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के मनोनीत सदस्य भी भाग, सरल भाषा में
कोई भी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकता और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग नहीं ले सकता। तो ग्रुप फॉर्म कर लो, एक हो गए आपके जो भाग ले सकते हैं, एक होगा जो आपके भाग नहीं ले सकते। तो मुझे ये बताओ, राज्यसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं? निर्वाचित या मनोनीत? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ले सकते हैं। दिल्ली पुडुचेरी के भाग ले सकते हैं? निर्वाचित या मनोनीत? अच्छा, दिल्ली पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं? नहीं ले सकते। परंतु राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग, क्लियर अच्छे से। अभी इलेक्शन में वोटिंग नहीं हुई है, अभी तो केवल हम लोगों को डिसाइड कर रहे हैं कि वोट कौन देगा और कौन वोट नहीं देगा। क्लियर है यहां तक? चलो, हमने योग्यताएं देख ली, हमने निर्वाचक मंडल देख लिया। इसके बाद चुनाव हेतु प्रस्तावक अनुमोदक। अच्छा देखो, आपको एक चीज पता होगी कि यदि कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें होते हैं आपके कैंडिडेट्स। अच्छा, अब ये बड़ा इलेक्शन है, कोई मोहल्ले के पार्षद का चुनाव तो है नहीं, है ना, कि गए और फॉर्म भर दिया और बोल दिया कि हम पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, भले 2 वोट ना मिले, भले उनको उनके घर से ही 5 वोट ना मिले। ऐसा हुआ है कई बार, है ना, कि घर से कोई पार्षद खड़ा हो गया और उसके घर में 5 मेंबर है, उसको वोट 1 मिला है जो स्वयं को उसने दिया है। ऐसा भी हो चुका है ना। तो ये पार्षद का चुनाव तो है नहीं कि मुंह उठाए और लड़ने पहुंच गया। ये है चुनाव किसका? जो एक बहुत ज्यादा गरिमामय पद है भारत का, राष्ट्रपति, भारत का संवैधानिक प्रमुख, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का कमांडर इन चीफ। तो छोटी मोटी चीज तो है नहीं, तो हर कोई थोड़ी लड़ने पहुंच जाएगा कि हर किसी को राष्ट्रपति बनना है। तो इसके लिए एक सिस्टम रखा गया है। वो सिस्टम इसलिए रखा गया क्योंकि हर कोई मुंह उठा के पहुंच जा रहा था राष्ट्रपति का पद लड़ने के लिए, है ना। प्रस्तावक अनुमोदक, क्या बोला जाता है इसको? प्रस्तावक अनुमोदक। अच्छा, इसे इंग्लिश में बोला जाता है, कहां चला गया, इंग्लिश में इसे बोला जाता है प्रोस्पोसर्स एंड सेकेंडर्स फॉर इलेक्शंस। ठीक है, प्रस्तावक अनुमोदक। अब होता क्या है देखना आप, राष्ट्रपति का इलेक्शन यदि किसी कैंडिडेट को लड़ना है, ठीक है, तो 50 लोगों का उसको क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। मिनिमम कितने? अच्छा, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि प्रस्तावक अनुमोदक में जो 50 सदस्य होते हैं वो आते कहां से, है ना। हमारे दिमाग में एक डाउट आता है कि 50 सदस्य कहां के होंगे? लोकसभा के होंगे, राज्यसभा के होंगे, या राज्य विधानमंडल या विधानसभा के होंगे? तो मैं आपको बता दूं, हर जगह के होंगे। टोटल कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। 50 लोग उसमें उनका नाम क्या करें? प्रपोज करें, और 50 लोग उस पर अपनी सहमति दें। ठीक है, पहले 50 लोगों ने प्रपोज किया कि हम अपने कैंडिडेट ए को क्या करना चाहते हैं? राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। और जब 50 लोगों ने उस नाम को प्रस्तावित किया तो 50 लोगों की उस पर क्या होनी चाहिए? सहमति भी होनी चाहिए। और सहमति होने के बाद ही वो नामांकन पत्र अपना भर सकते हैं एज अ राष्ट्रपति कैंडिडेट। क्लियर है? तो हर कोई मुंह उठाकर राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है तो 50 लोगों का समर्थन चाहिए और 50 लोगों की अनुमति चाहिए या साथ चाहिए, है ना। तो इसे बोला जाता है 50-50। उपराष्ट्रपति के पद में ये कम हो जाता है। राष्ट्रपति के पद में कितना होता है प्रस्तावक अनुमोदक? 50-50, 50-50। अच्छा, देख लेते हैं क्या होता है। मतदान से पूर्व नामांकन चरण आता है। आपको पता है इलेक्शन लड़ना है तो क्या भरना पड़ेगा? नामांकन भरना पड़ेगा आपको। नामांकन चरण आता है जहां उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने का इरादा प्रस्तुत करता है। 50 प्रस्तावक एवं 50 समर्थक। 50 प्रस्तावक मतलब जो प्रस्ताव रख रहे हैं कि ये व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा, किसका? प्रेसिडेंट का। और 50 लोग उसका क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। कि हस्ताक्षरित सूची कितने लोगों की? 50 लोगों ने अपने बढ़िया साइन कर दिए, बोले कि हाँ हम इस कैंडिडेट को बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति का उम्मीदवार। हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल करता है। अब आप जो इलेक्शन चलेगा उसको आप इमेजिनेशन करेंगे। ठीक है, समझ जाइए कि ये अब क्या बन चुका है? एक इलेक्शन हॉल बन चुका है। मैं कौन हूं? चीफ इलेक्शन कमीशन हूं। ठीक है, अब मैं कैंडिडेट नहीं बनता, वरना मुझे खुद को जितवाना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग क्या है, 50 लोगों ने क्या किया? 50 लोगों ने प्रस्तावक बने और 50 लोग समर्थक या अनुमोदक बने। समर्थन याद रखो, ज्यादा इजी आपको याद रहेगा। 50 लोगों ने उसका क्या किया? समर्थन किया। अच्छा, जब सारी क्लास हो जाएगी ना तो मैं इस क्लास पे वोटिंग भी करवा दूंगा राष्ट्रपति की। ठीक है, जैसे बैलेट पेपर पे होती है, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। इसके बाद ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से कोई भी हो सकता है। समझ में आया?
अभी याद करो निर्वाचक मंडल में कौन था, लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के। इसका मतलब ये जो टोटल मेंबर्स हैं इनमें से कोई भी 50 मेंबर हो सकते हैं, टोटल में से कोई भी 50 मेंबर्स उसके क्या प्रस्तावक हो सकते हैं और 50 मेंबर्स उसके समर्थक हो सकते हैं। क्लियर है? 50 प्रस्तावक और समर्थकों की आवश्यकता से संबंधित नियम तब लागू किया जब चुनाव आयोग ने देखा कि 1974 में देखा कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनमें से कई के जीतने की संभावना भी कम थी, द्वारा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया गया। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स आ जाते थे मुंह उठाकर इलेक्शन लड़ने के लिए प्रेसिडेंट का, जिनके जीतने की संभावना एकदम न्यून है, जीरो, फिर भी हम इलेक्शन के लिए खड़े होंगे। राष्ट्रपति के लिए पार्षद का चुनाव बना दिया था राष्ट्रपति के इलेक्शन को, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अब हम सिस्टम लागू कर देते हैं किसका, प्रस्तावक और समर्थकों का। 50-50 होंगे तो ही आप क्या कर सकते हो, इलेक्शन में भाग ले सकते हो। अच्छा, एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता, है ना? तुम भी हमारे भाई हो, तुम भी हमारे भाई हो, हम तुम्हारा भी समर्थन कर देते हैं, हम तो बीच में रहेंगे, हम दोनों से बुराई नहीं लेना चाहते, ठीक है? तो हम आपके भी 50 प्रस्तावों में से एक बन जाते हैं और हम आपके भी 50 प्रस्तावकों में से एक बन जाते हैं। तो ये सिस्टम ही नहीं है। आप केवल कितनों के प्रस्तावक बन सकते, केवल एक व्यक्ति के प्रस्तावक बन सकते हो और एक ही व्यक्ति का आप क्या कर सकते हो, समर्थन कर सकते हो। होता है ना कई बार हम चाहते हैं कि अरे तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, हम दोनों को वोट दे, दो बटन दबा देंगे 2 उंगली से, है ना? इसके बाद और देखो बैलेट पेपर में तो पता ही नहीं चलता ना, तो आप तो बोलोगे कि हमने आपको वोट दिया, आपको तो मानना पड़ेगा। इसके पश्चात उम्मीदवार को, अब ध्यान से सुनना, 15,000 रुपए की जमानत राशि, ये जो जमानत राशि है ये आपको आरबीआई में जमा करनी पड़ती है। कहां पर? अब आरबीआई तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितनी राशि? राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है, जो बाद में उसको वापस मिल जाती है, जो बाद में जीते या हारे उसको वापस मिल जाती है। पर यदि उस कैंडिडेट को टोटल वोट्स का 1/6, मतलब 6 में से 1 वोट भी नहीं मिला, है ना, 1/6 वोट भी नहीं मिले, तो आपने सुना होगा ना, कई बार बोलते हैं कि ये तो इतनी बुरी तरह हारेगा कि इसकी जमानत राशि भी जब्त हो जाएगी, बोलते हैं। उसका फॉर्मूला ये है कि यदि 1/6 वोट भी उसको नहीं मिले तो जो 15,000 रुपए की जमानत राशि है ये वापस नहीं की जाएगी। फिर तो आप बेइज्जती कराने आए थे अपनी, क्योंकि 6 में से यदि आपको 1 वोट भी नहीं मिला है तो आप तो फिर बेइज्जती ही कराने आए हैं अपनी, है ना? तो ये चीज होती है प्रस्तावक अनुमोदक। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हताएं रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, ये हमने देखा। फिर हमने देखा उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते, तो हमने देखा लोकसभा के, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। हमने ये भी देख लिया कौन नहीं हो सकता। इस सब के बाद हमने अब इलेक्शन प्रोसेस शुरू करी। इलेक्शन प्रोसेस शुरू करी तो हमें पता चला कि इसमें प्रस्तावक और समर्थकों की आवश्यकता पड़ती है, और प्रस्तावकों की आवश्यकता कितनी है, 50। और जब 50 लोग उस नाम को प्रस्तावित करेंगे तो 50 लोगों के हस्ताक्षर भी चाहिए, तो वो भी कितने चाहिए, 50 चाहिए। जब ये दोनों ही काम हो जाएंगे तब कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, परंतु एक व्यक्ति केवल एक का ही प्रस्तावक बन सकता है और एक का ही समर्थक बन सकता है। जब आपको 50 लोगों का समर्थन मिल जाएगा तो अब आप नामांकन पत्र भरेंगे, और जब आप नामांकन पत्र भरेंगे तो आपको कितनी राशि, 15,000 रुपए की राशि आरबीआई में जमा करनी होगी। उसके बाद आप अब ऑफिशियली कैंडिडेट बन चुके हैं किसके, तो आप सपना देखना शुरू कर दीजिए वो राष्ट्रपति भवन में रहने का। केवल अभी सपना देखना शुरू करना है, क्योंकि और भी कैंडिडेट्स हैं वो भी सपना देख रहे हैं। आगे इलेक्शन प्रोसेस में बढ़ते हैं। अब होता क्या है, देखो थोड़ा सा अब मैथमेटिक्स आएगी। ये चीजें केवल आपको समझना, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है ना। तो दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर मत डालना कि क्या देख लिया, अरे बाप रे, इस टाइप का कुछ नहीं है ना, एकदम सरल है। देखो पहले आप एक चीज समझो, कभी भी किसी भी सदस्य की, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे वो आपके विधानसभाओं के मेंबर हो, निर्वाचित मेंबर्स, उनकी वोट की वैल्यू एक नहीं होगी, है ना। हम जब भी वोट देते हैं, अपने पार्षदों को वोट देते हैं, हम अपने एमएलए को वोट देते हैं, एमपीस को वोट देते हैं, तो हम जब भी ईवीएम पे जाके बटन दबाते हैं तो हमारे वोट की वैल्यू एक होती है, प्रति व्यक्ति वोट की वैल्यू एक। यानी 100 लोगों में अगर 100 लोगों का क्षेत्र है जिसने ज्यादा वोट दर्ज कर लिए, यानी 50 लोगों ने किसी को वोट दे दिए या 51 लोगों ने वोट दिए, तो वो कैंडिडेट जीत जाता है, क्योंकि एक वोट की वैल्यू कितनी है, एक है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर वोट की वैल्यू डिफरेंट है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वैल्यू। जिस स्टेट की जनसंख्या ज्यादा है वहां के विधानसभा के सदस्यों की वोट की वैल्यू ज्यादा है, जिस स्टेट की जनसंख्या कम है
वहां के विधानसभा के सदस्यों की वोट की वैल्यू भी क्या है, कम है। पहली चीज ये याद रखो। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो कि आप विधानसभा में जनसंख्या को देख रहे हैं, है ना, वोट वैल्यू में, तो ये जनसंख्या का आधार क्या है? तो आप याद रखना कि ये जनसंख्या का आधार जो है, आपकी सेंसस होती है, तो इसमें माना गया है 1971 की जनसंख्या को। क्या, किसको आधार माना गया है? कब तक के लिए माना गया है? तो ये बोला गया है कि 2026 तक हम किस जनगणना को फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर हम 2026 के बाद जो नई जनगणना या सेंसस होगी हम उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। मतलब आपके कैंडिडेट्स की वोट की वैल्यू फिर बदल जाएगी 2026 के बाद। पर अभी 2026 तो आया नहीं है, तो हमें आज की वैल्यू देखना है। समझना, देखो, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए मत की गणना एक मत के रूप में नहीं की जाती, है ना, एक मत के रूप में नहीं। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है, प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए मत की गणना अलग अलग रूप में की जाती है, जिसकी प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर देखना। एमएलए मतलब होते हैं विधायक, विधायक मतलब राज्य विधानसभा के सदस्य, इतना पता है आपको। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पता है आपके। मध्य प्रदेश के राज्य की वैल्यू या मध्य प्रदेश के जो सदस्य हैं विधानसभा के, उनकी वैल्यू कितनी होगी? वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी टोटल पॉपुलेशन कहां की? मध्य प्रदेश की, पर किस वर्ष की? 1971 की। अब आप अभी की जनगणना में, अभी तो 7.25 करोड़ है लगभग, उसको मत देखो आप, हमें कौन सी जनगणना देखना है? 1971। फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब टोटल पॉपुलेशन, जनसंख्या, मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐसे निकाला जाएगा, कुल जनसंख्या या कुल राज्य की जनसंख्या, वर्ष कौन सा ले रहे हैं हम? बटे राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? विधायक के नाम से जानते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं 230 एग्जाम्पल के तौर पे, कुल पॉपुलेशन बटे 230 किया जाएगा यदि 230 निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो अगर 210 होंगे निर्वाचित, 220 होंगे निर्वाचित, तो 220 210 से, फिर इसके बाद इंटू 1/1000। ये फॉर्मूला आप जब निकालोगे तो उस राज्य के मेंबर की वोट की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, गुणा भाग आपको नहीं करना है, पर आपको पता होना चाहिए कि हर राज्य के मेंबर की वोट की वैल्यू अलग होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आपके सांसद की वैल्यू कितनी होती है वोट की? अच्छा, सांसद मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठे, उनकी वैल्यू कितनी होती है? तो देखना, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, जो आपके 28 राज्य हैं, 28 राज्य के जो विधायक हैं, उन विधायकों की जो वैल्यू है वोट की, उन सबको जोड़ दिया जाएगा, एडिशन कर दिया जाएगा। यानी 28 राज्य थे, 28 राज्य के विधानसभा के सदस्य थे, हर विधानसभा के सदस्य की वोटिंग वैल्यू अलग थी, किसी की 7 थी, किसी की 20 थी, किसी की 50 थी, किसी की 100 थी, किसी की 208 थी। सबसे ज्यादा वोटिंग वैल्यू होती है उत्तर प्रदेश के विधायकों की, 208। सिंपल है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे देखने मिलती? सबसे ज्यादा एमपीस कहां पे, एमएलए कहां पे? उत्तर। सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं? तो वहां की वैल्यू सबसे ज्यादा निकलती है, जहां की पॉपुलेशन ज्यादा वहां की वैल्यू ज्यादा। यहां आपने देखा टोटल 28 राज्यों के एमएलए की वैल्यू बटे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या, ऐसे निकलती है आपकी वोटिंग वैल्यू। कुछ इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना कि एमपीस की वैल्यू अलग होती है और एमएलए की वैल्यू, वोट की वैल्यू अलग होती है। देखो क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे देखो यहाँ पे आप इसको देखो, ये लिखा है आंध्र प्रदेश। यदि आंध्र प्रदेश का विधायक किसी राष्ट्रपति को वोट देगा तो उसको काउंट किया जाएगा, वोटिंग वैल्यू कितनी? 159 पॉइंट्स, कितने? 159 पॉइंट्स वैल्यू की जाएगी। और वहीं जब अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति वोट देगा तो उसकी वैल्यू कितनी की जाएगी? ये कैसे निकली है? ये जो 1971 की सेंसस आप देख रहे हैं, ये 1971 की जो सेंसस थी, इसको बटे 175 करके गुणित 1/1000 कर दिया है। समझ में आया? ये जो टोटल पॉपुलेशन थी, इसके बटे में किया 175 गुणित 1/1000, तो वैल्यू निकली कितनी? 159। इसका मतलब कि आंध्र प्रदेश के जो विधायक हैं उनके वोटिंग की वैल्यू है 159।
9। ऐसे ही हर राज्य की निकाली गई। अरुणाचल प्रदेश की निकाली गई 8, असम की निकली 116। देखो मध्य प्रदेश भी लिखा है, मध्य प्रदेश की कितनी है 131। यहाँ यूपी नहीं लिखा है, यूपी की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है 208। अब ये तो विधायकों की वैल्यू निकल गई। अब आप सांसदों के वोट की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो उन्होंने बोला कि ये जो टोटल वैल्यू है इसको आप क्या कर दो, जोड़ दो। सबसे पहले जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आपके सांसदों की, कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या को बटे करके क्या कर दो, उससे भाग दे दो। तो आपकी वैल्यू किसकी निकल जाएगी, ये निकल गई। देखो इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए कि कुल एमएलए की, जो हर स्टेट के एमएलए हैं वो बटे आप कर दो निर्वाचित सांसद। ठीक है, निर्वाचित सांसद जब आप निकालोगे तो निकलेगा देखो ऐसे, वैल्यू ऑफ द ईच एमपी 708 और नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स कितनी है 543 और टोटल वैल्यू कितनी निकलेगी 3,84,444। ये टोटल वैल्यू है संसद के कुल सदस्यों की वैल्यू। अच्छा होता क्या है, आप देखना कि ये जो एमएलए हैं आपके, मैं यहां लिख देता हूं विधायक, ये विधायक हैं। जब सारे राज्यों के विधायकों को आप मिलाते हो ना तो उनके वोटिंग वैल्यू कितनी निकलती है 5,49,495 टोटल निकलती है। 28 राज्यों के विधायकों के वोटिंग वैल्यू कितनी निकली, और जो सांसद होते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा की, उनकी वोटिंग वैल्यू भी लगभग उतनी ही निकलेगी। देखो आप टोटल मेंबर्स कितने 776, लगभग देखो 5,49,408 सिमिलर निकली। टोटल वोट्स हो गए 10,98,903। ये होती है टोटल वोटिंग वैल्यू, और यही पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अब बताओ, आसान चुनाव है राष्ट्रपति का, गणना ज्यादा करनी पड़ती है, तो ये सब भूल जाओ। इन सब से आपको कुछ लेना देना नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा के सदस्य उनकी वोटिंग वैल्यू अलग अलग होती है, पता है इतना, और फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला यहां हम फिर से देख लेते हैं। देखो ये बताइए कि यदि मुझे किसी राज्य विधानसभा के सदस्य की निकालना या किसी राज्य की विधानसभा की वोटिंग वैल्यू निकालनी, तो मैं कैसे निकालूंगा? कुल जनसंख्या, बिल्कुल सही। कुल जनसंख्या किस वर्ष की ले लूं 1971। ये कब तक चेंज नहीं की जाएगी, बटे कुल कौन से सदस्य, संबंधित राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य। अब क्या करना है, इंटू 1/1000, तो संबंधित राज्य की वोटिंग वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो गई विधानसभा की। और वहीं अगर मैं सांसदों की वैल्यू निकालना चाहूं तो, या लोकसभा और राज्यसभा की, तो कुल राज्यों की वोटिंग वैल्यू, कुल राज्यों की वोटिंग वैल्यू मतलब जो टोटल 28 राज्यों के एमएलए की जो वोटिंग वैल्यू निकलेगी वो, बटे कुल निर्वाचित सांसद। तो ये फॉर्मूला यूज करके मैं निकाल दूंगा। और मुझे ये पता चला ये फॉर्मूला यूज करने के बाद कि जब मैं ये दोनों गणना करता हूं तो लगभग दोनों की वैल्यू समान निकलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की वोटिंग वैल्यू भी उतनी ही पावरफुल है जितना राज्यों के सदस्यों की। तो इससे क्या हो गया, इससे एक सामंजस्य हमको देखने मिला कि राज्य वाले ये नहीं बोल सकते कि सब केंद्र के ऊपर है, केंद्र अपने मन का राष्ट्रपति बैठा देता है, और केंद्र ये नहीं बोल सकता कि राष्ट्रपति केवल राज्यों के ऊपर निर्भर है। हमने देखा कि दोनों को समान वोटिंग पावर दी गई है, तो अब जो भी राष्ट्रपति बनेगा इसका मतलब है वो दोनों की सहमति से ही बनेगा। आई बात समझ में? 5 लाख, लगभग 5.5 लाख वैल्यू इनकी भी है, लगभग 5.5 लाख वैल्यू इनकी भी है। तो ये होती है वैल्यू। ये तो केवल वैल्यू निकाली है हमने, इलेक्शन थोड़ी कराया अभी हमने, इलेक्शन हमने नहीं कराया। इलेक्शन के लिए अलग फॉर्मूला है, उसे बोला जाता है इलेक्टोरल कोटा। क्या बोला जाता है? अब देखो, कठिन बनाना है तो इलेक्टोरल कोटा बोल दिया, सरल बनाना तो बोल देते कि आधे से ज्यादा जिसको वोट मिला वो जीत गया। यदि 10 लोग हैं वोट करने वाले, तो मेरे को ये बताओ आप कि जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, तो बोल देते ना 50% +1। पर नहीं, इलेक्टोरल कोटा। क्या बोलना था, फॉर्मूला डालना है ना, क्योंकि हमें उसको फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या हुआ, अब आप देखना, ये सारी चीजें समझ में आई, वोटिंग वैल्यू समझ में आ गई, केवल समझना है, रटना कुछ नहीं है। वोटिंग वैल्यू समझ में आई कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा के मेंबर की वोटिंग वैल्यू अलग निकलेगी और सांसदों की वोटिंग वैल्यू अलग निकलेगी। ठीक है, दोनों ही वोटिंग वैल्यू को जब टोटल करोगे तो वो एक समान निकलेगी। अब देखना आप लोग चुनाव प्रक्रिया। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में एक मनोनीत उम्मीदवार साधारण बहुमत के आधार पर जीत हासिल नहीं करता। यहां बोल दिया साधारण बहुमत के आधार पर नहीं जीत हासिल करता, बल्कि वोटों के लिए विशिष्ट कोटे
इलेक्टोरल कोटा बोला जाता है इसे। इलेक्टोरल कोटा को हासिल करने की प्रणाली माध्यम से जीत सुनिश्चित होती है। अच्छा, अभी हमने निर्वाचक मंडल देख लिया था। निर्वाचक मंडल को जब हमने बैठाया तो हमने प्रस्तावक अनुमोदक देखा, फिर हमने उम्मीदवार को, कैंडिडेट को खड़ा किया। इसके बाद सब जब बैठे थे तो हमने उनको क्या बताई, आप अरुणाचल से हैं तो आपकी वोटिंग वैल्यू ये है, आप एमपी से हैं तो आपकी वोटिंग वैल्यू ये है, आप सांसद हैं लोकसभा के तो आपकी वोटिंग वैल्यू ये है। अब सब बता दिया तो अब क्या करना है, अब वोट डलवा दें। अब वो बैलेट पेपर आएगा, बैलेट पेपर के माध्यम से क्या कराई जाएगी, वोटिंग कराई जाएगी। जीत के लिए उम्मीदवार को डाले गए मतों के 50% +1 वोट प्राप्त करना होगा। अब मुझे एक बात बताओ आप, अच्छा रुको थोड़ा सा। आम चुनावों के विपरीत यहाँ मतदाता एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं तथा निर्वाचक मंडल के मतदाता मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम को वरीयता, इसे बोला जाता है प्रेफरेंस। क्या बोला जाता है, प्रेफरेंस सिस्टम। ये प्रेफरेंस सिस्टम पर राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं, मैं आपको अभी समझाऊंगा। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। और किस प्रकार से होता है, अच्छा इन सब में आपने एक चीज देखी होगी, पहला ये विशिष्ट कोटा जिसे हम इलेक्टोरल कोटा बोलते हैं। दूसरा आपने देखा कि 50% +1 जो पाएगा वो जीत जाएगा। तीसरी चीज हमने देखी वरीयता क्रम। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल वोट से मान के चलो आप, अच्छा पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं। टोटल वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स मतलब वो कौन से वोट्स हैं जो इनवैलिड हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे वो चीज समझा देता हूँ। मान के चलो कि ये बैलेट पेपर है, ए कैंडिडेट बी कैंडिडेट सी कैंडिडेट डी। आपको ना क्या करना है एक्चुअल में, यहाँ पर प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस मतलब कि मैं चाहता हूं कि जो कैंडिडेट बी है वो क्या बने, राष्ट्रपति बने। तो मैंने बोला मैं इसको वैल्यू देता हूं 1, मतलब मेरी पहली चॉइस कौन है। मान लो अगर राष्ट्रपति ए नहीं बन पाते तो मेरी दूसरी चॉइस है कि राष्ट्रपति कौन बने, ए बने। अगर ये भी राष्ट्रपति नहीं बनते तो मेरी तीसरी चॉइस कौन है, और मेरी चौथी चॉइस है। कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं, वही भाईचारा, भाई भाई, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ए बी सी डी, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि हम दोनों को ए देंगे, हम दोनों को चाहते हैं कि क्या बने। तो चुनाव आयोग बोलता है बेटा घर निकलो पहली फुर्सत में, ठीक है। कि आप लोगों को जब बोला गया कि आपको केवल प्रेफरेंस देना है तो आपसे उतना सा काम हो नहीं रहा, तो ऐसे मतदानों को इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वोट देने में 1 2 3 इस प्रकार से वोट दिया गया है कि जो आधा एक यहां भाग रहा है आधा एक यहां भाग रहा है, तो ऐसे वोट्स को भी क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। अब कुछ लोग क्या होते हैं, वोटिंग तो आपको पता है, जैसे लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें कुछ वोट इसलिए कैंसिल हो गए थे क्योंकि वो वोट डालने से पहले सामने जो अमित शाह बैठे हुए थे तो अपनी दोस्ती निभाने के लिए उन्हें ऐसे खोल के दिखा रहे थे, देखो देखो नंबर 1 में हमने आपके कैंडिडेट को दिया है। तो जब ऐसी चीज पकड़ में आती तो उसको भी क्या घोषित कर दिया जाता है, इनवैलिड। इसके बाद जो वैलिड पेपर है यदि उसको मोड़ा गया है, खराब किया गया है, तो भी उसको क्या घोषित कर दिया जाता है, इनवैलिड। इसलिए यहां बोला गया है आपको कि टोटल वैलिड वोट्स होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे वोट्स पोल्ड लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये कैसे होने चाहिए, वोट्स वैलिड होने चाहिए। इसके बाद बोला गया कि बटे में कितने कैंडिडेट आपको चाहिए जीत के तौर पे, तो एक ही चाहिए ना, कितना चाहिए, तो उसमें +1 कर दो। कैंडिडेट जीत के तौर पर कितना चाहिए, एक, उसमें +1 कर दो, और टोटल फॉर्मूला में +1 कर दो। अब देखो इन्होंने ये बोला कुल वैध मत बटे कितने कैंडिडेट जीतेंगे, एक कैंडिडेट जीतेगा, तो इसमें +1 कर दो। क्या कर दो, +1, और टोटल फॉर्मूला में आप क्या कर दो, +1 कर दो। इसे इन्होंने नाम दे दिया इलेक्टोरल, इलेक्टोरल कोटा। धन है इलेक्टोरल कोटा बनाने वाले, ठीक है। मुझसे बोलते इतना सरल करवा देता ना राष्ट्रपति का चुनाव, जीता दिया बोल देते, ठीक है। तो राष्ट्रपति इलेक्शन ये था इलेक्टोरल कोटा। अब मुझे एक चीज बताइए, इतना सारा फॉर्मूला दिमाग खराब हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सरल बनाते हैं। मान के चलते हैं टोटल वैध मत हैं 10, कितने हैं, 10 है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, सिंपल है, 50% +1, जिसको 6 वोट मिले वो क्या हो गया, विनर, जीता दे दिया उसको हमने। अब इस फॉर्मूला में रख के देखते हैं, ठीक है। टोटल वैध मत कितने, 10, जीतेगा कितना, 1, इसमें प्लस क्या कर दो, 1, और टोटल फॉर्मूला में प्लस क्या कर दो, 1, 10/2 कितना, 5 +1 बराबर, भाई सीधे बोल देते ना 50% +1। इतना कैलकुलेशन, इतनी गणना करने की जरूरत क्या थी, समझ में आया। तो है वही 50% +1, उसको नाम क्या दे दिया, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन है। इलेक्शन किसके हैं,
तो नाम भी बड़ा होना चाहिए, इलेक्टोरल कोटा जिसको मिलेगा। तो ये फॉर्मूले पे चीजें रखी जाती हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक मत की वैल्यू एक नहीं है, यहाँ पर मत की वैल्यू अलग अलग है। तो पॉइंट्स जब निकालेंगे तब शायद ये फॉर्मूला काम आएगा, इसीलिए इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्टोरल कोटा समझ में आ गया कि जिसको आधे से ज्यादा वैध मत मिल गया वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। इतना पता चला। अब हम वोटिंग करवाएं, कैसे वोटिंग होगी, किसके पॉइंट्स होंगे ये क्लियर है, और किस प्रकार से उसकी गणना करके विनर घोषित किया जाएगा ये भी क्लियर है। इन सब पे अभी सबसे खतरनाक चीज तो आई नहीं है, प्रेफरेंस सिस्टम, वरीयता क्रम जिसे बोला जाता है ना, जिसके बारे में हमने इतना सुना। तो देखना, ये है आपका बैलेट पेपर जो अलग अलग कैंडिडेट्स को दिया जाता है जितने भी उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको ये नहीं बताना है कि आप किसे चुनना चाहते हो, आपको केवल प्रेफरेंस देना है कि आप किसको एज अ प्रेसिडेंट देखना चाहते हो। क्लियर है? अब होता क्या है, ये मान लो सब अपना नाम लिख दो यहां पर, ठीक है, सबने अपना नाम लिख दिया। नाम एक्चुअल में लिखते नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे, गोपनीयता रहती है, नाम वगैरह नहीं। ये बैलेट पेपर ओरिजिनल नहीं है, ऐसा बैलेट पेपर नहीं होता है, ये एग्जांपल है केवल। होता क्या है कि ये बैलेट पेपर दिया जाता है, आपको नाम लिखे हैं चार कैंडिडेट के, ए बी सी डी, चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं ए बी सी डी। आपको अपनी प्रेफरेंस देना है कि कौन कौन चाहता है कि ए बने, कौन कौन चाहता है बी बने, कौन चाहता है सी बने, कौन चाहता है डी बने, और इसको आपको प्रेफरेंस वाइज बताना है। ठीक है, तो प्रेफरेंस देखी जाएगी सबसे पहले। तो जब मान के चलते हैं, अब हम इतने सारे 10 लाख इलेक्शन तो करा नहीं सकते, पॉइंट्स के बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना, तो हम इसको सरल बनाते हैं। हम अभी केवल एग्जाम्पल के लिए एक वोट की वैल्यू एक लेके चल रहे हैं, केवल क्योंकि आपको ये सिस्टम मुझे समझाना है। एक वोट की वैल्यू कितनी है, एक है, ठीक है। कैंडिडेट कितने टोटल वोट देने वाले, 8 हैं, कितने हैं, 8 हैं, और जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो कितने हैं, 4 हैं। अब हम वोटिंग करवाते हैं, ठीक है, ये वोटिंग हो गई। मान लो आप, वोटिंग जब हुई तो हमने देखा हमारे सामने रिजल्ट कुछ इस प्रकार का है। मैम आ गई क्या बाहर, आ गई है मैम, नहीं आई है? ये ए बी सी डी। अब रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए को देखो जो प्रेफरेंस नंबर 1 में है। क्या यहां है, यहां, यहां नहीं, यहां है एक, यहां, यहां। तो हमने देखा ए को वोट मिले कितने, अभी चल रहा है राउंड नंबर 1। बहुत ध्यान से समझना, बेहद ही आसान है, सिर्फ इसको इतना कठिन बना दिया, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली, सुन के आदमी बेहोश। नहीं पढ़ना हमें राष्ट्रपति, देखने ही नहीं हमें राष्ट्रपति, बहुत आसान है। आप देखो ए को कितने वोट, 2 वोट। अब आप देखिए बी कहां कहां पर प्रेफरेंस नंबर 1 में है, यहां पर है, यहां, यहां, अच्छा यहां है, हाँ नंबर 1 में एक, यहां पर है 2, यहां नहीं है, यहां नहीं, यहां है, कितने, 3, यहां नहीं है। तो बी को वोट मिले 3। ये राउंड 1 का कैलकुलेशन चल रहा है, अभी राउंड 1 चल रहा है। ये देखा जा रहा है कि किस कैंडिडेट को किस पहली प्रेफरेंस में कितने लोगों ने रखा है, ठीक है। अब सी पे चलते हैं। सी नंबर 1 में नहीं है, यहां है एक, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 2, नहीं है, नहीं है। सी को वोट कितने मिले, 2 वोट मिले। इसके बाद अब डी की ओर चलते हैं। एक, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ए को केवल कितना मिला, एक। अच्छा ए को, हाँ, डी को कितना मिला, एक। राउंड 1 में हमने देखा, अब मैं वही लगा था इलेक्टोरल कोटा, ठीक है। टोटल वोट देने वाले कितने, 8। वैलिड वोट देने वाले टोटल कितने, 8। तो मैं इसको थोड़ा सा कहां पे कर दूं, यहां कर देता हूं, ठीक है। टोटल वोट देने वाले 8। कैंडिडेट कितने जीतेंगे, हमें उसमें कितना प्लस करना है, एक, और टोटल में कितना प्लस करना है, एक। 8/2 कितना, +1 कितना। तो जिस कैंडिडेट को 5 वोट मिल जाएंगे वो हो जाएगा विजेता, मतलब वो बन जाएगा क्या। पर हमने देखा कि किसी को भी 5 वोट यहां पर नहीं मिले हैं। मैक्सिमम वोट कितने गए हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, भारत में आज तक कभी भी एक बार के बाद, एक बार के अलावा सेकेंड राउंड की जरूरत कभी नहीं पड़ी। जब भी ये पहले राउंड की काउंटिंग हुई हमेशा विनर मिल चुके, यानी कौन जीता है इलेक्शन वो पता चल गया। केवल एक बार हुआ था, केवल एक बार 1969 में वीवी गिरी, आपके क्या बने थे,
इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था और ये पहले राउंड में विजेता घोषित नहीं हो पाए थे क्योंकि इनको जितने वोट चाहिए थे यानी वही इलेक्टोरल कोटा के हिसाब से 50% प्लस वन वो उन्हें नहीं मिल पाए थे। तो सेकेंड राउंड की काउंटिंग की गई थी और सेकेंड राउंड में वो क्या घोषित हुए थे। तो पहला राउंड तो हमने देख लिया, अभी सेकेंड राउंड क्या होता है, अब सेकेंड राउंड देखते हैं। सेकेंड राउंड समझते हैं कि एक्चुअल में सेकेंड राउंड होता क्या है। फिर अब क्या किया जाएगा, बैलेट पेपर खोले जाएंगे ए बी। अच्छा चलो इसी में बता दूंगा सेकेंड राउंड में आपको। अब कौन सा राउंड चलेगा, सेकेंड राउंड चलेगा, ठीक है, एक मिनट। अब सेकेंड राउंड की काउंटिंग करते हैं। तो पहले राउंड में कोई विनर मिला क्या, हमको नहीं मिला, तो प्रेसिडेंट तो अभी नहीं बन पाए, पर थोड़े बहुत सपने जागे हैं किसके अंदर, बी के अंदर सपने जागे कि हाँ सेकेंड राउंड में शायद मुझे 5 वोट मिल जाए। 5 चाहिए ना, मैंने इलेक्टोरल कोटा के हिसाब से निकाला, 50% प्लस वन नहीं किया। अच्छा अगर मैं इसको 50% प्लस वन करता तो 8 का आधा और प्लस वन है ना, पर मैंने निकाला है इलेक्टोरल कोटा क्योंकि मैं संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करता हूं। क्लियर है, एकल संक्रमण ये। इसके बाद राउंड 2 पे चलते हैं। राउंड 2 में ये देखा जाएगा, सबसे पहले ये देखना, पहली चीज राउंड 2 से पहले देखी जाती है कि वो कौन सा कैंडिडेट है जिसको सबसे कम वोट मिले थे। किसको, तो डी को बोलो टाटा बाय बाय, डी को बोलो घर जाओ, पर ऐसे मत जाओ, अपने वोट की वैल्यू देकर जाओ। तो डी को मिले थे सबसे कम वोट, तो डी अब बाहर होंगे इस इलेक्शन से। परंतु डी ने जो केवल जिसको एक वोट मिला था, डी ने कहीं ना कहीं अपनी सेकेंड वैल्यू पे तो रखी होगी, है ना, सेकेंड वैल्यू तो रखी होगी डी, जहां पर डी के बाद किसी को सेकेंड वैल्यू मिली हो। तो ऐसा स्थान देखो जहां डी आपका फर्स्ट वैल्यू में था, कहां चला गया डी, यहीं पर था। अब जब डी यहां पर फर्स्ट वैल्यू में था तो यहां देखा जाएगा कि सेकेंड प्रेफरेंस में कौन था, है ना। डी बाहर हो रहा है पर इस वोट की वैल्यू वेस्ट नहीं की जाएगी, ये डी जरूर बाहर हो रहा है पर इसमें देखा जाएगा कि सेकंड में कौन था। तो सेकंड में कौन था, कौन था, ए था, तो ए को मिलेगा एक और वोट। तो जो डी का वोट था वो ट्रांसफर किसको हो जाएगा, तो ए बोलेंगे प्लस वन के साथ हम भी टाई अप करते हुए आपके साथ हम भी बन सकते हैं क्या, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब ए और बी में टक्कर का मुकाबला चल रहा है। ये हो गया सेकेंड राउंड कंप्लीट, इतना ही होता है सेकेंड राउंड, ठीक है। ये आपको इतना आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि हम केवल 8 वोटों को लेके चल रहे हैं, वहां बहुत बड़ा फॉर्मूला चलता है, पर आपको ये प्रोसेस समझाना है जो कि 8 वोटों में ही समझाई जा सकती है, ठीक है। इसके बाद राउंड 3 जो आज तक कभी नहीं हुआ और ना कभी जीवन में होगा, पर समझना है तो समझेंगे। राउंड 3 की ओर बढ़ते हैं और राउंड 3 में उस व्यक्ति को बाहर कर दिया जाएगा जो लास्ट में है। कौन है लास्ट में, सी को बाहर कर दिया जाएगा। सी को बोलो अब क्या, आप भी घर जाओ। परंतु सी के कितने वोट हैं, उन्हें वेस्ट होने नहीं देंगे। सी को जहां जहां प्रेफरेंस नंबर 1 में रखा गया था वहां देखेंगे कि प्रेफरेंस नंबर 2 में कौन है। चलो देखते हैं कहां है सी नंबर 1 में, ये यहां प्रेफरेंस नंबर 2 में कौन है, बी। तो बी को मिला +1, बी को मिला कितना, +1। अब बी हो गया 4 और ए हो गया, पर सी को 2 वोट मिले हैं, एक नहीं, तो एक जगह और है। कहां है सी और एक नंबर पे, ये यहां सेकंड प्रेफरेंस में कौन है, तो बधाई हो किसको, कौन प्रेसिडेंट बन गए हैं आपके, बी राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब बी बढ़िया अपना बैग पैक करें और सीधे किसकी ओर दौड़ लगा दें, राष्ट्रपति भवन की ओर दौड़ लगा दें। बी अब क्या बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन। तो ये होता है प्रेफरेंस सिस्टम, समझ में आया, मुश्किल था क्या, बेहद ही आसान है। एक बार रिवाइज करो, खुद करवा के देखो, मैं क्लास में खुद करवाऊंगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है, क्लास एंड हो जाए फिर हम कल की क्लास में खुद कराएंगे और देखेंगे किसे राष्ट्रपति चुना जाता है। आसान था। अक्सर भारत में पहले ही राउंड में विजेता घोषित हो जाते हैं, केवल एक बार 1969 में वीवी गिरी के इलेक्शन में राउंड 2 की काउंटिंग की गई थी। शपथ और प्रतिज्ञान आपको पता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं होते तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ये भी हमें पता है। राष्ट्रपति पद खाली हो सकता है क्या, तो देखो राष्ट्रपति कार्यालय निम्नलिखित तरीकों से रिक्त हो सकता है। जब भारत के राष्ट्रपति कार्यालय में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल तो खाली हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजकर यदि इस्तीफा दे दें तो खाली हो जाएगा। अच्छा एक चीज है,
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? पर राष्ट्रपति इस्तीफा किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। यदि लोकसभा राज्यसभा महाभियोग का आरोप लगाती है, अच्छा अभी हमें महाभियोग भी पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में कि महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, या वह वैध साबित होता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा? पर आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। अगर उसकी ऑफिस में क्या हो जाए, ये तो मौत लिख दिया, सीधे मृत्यु लिख देते हैं, अच्छा नहीं लगता ना, राष्ट्रपति है हमारे, मौत हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट उसके चुनाव को क्या घोषित कर दे। अच्छा एक चीज है, जब ये इलेक्शन होते हैं और कोई खुश नहीं है, किसी का कहना है कि नहीं यार इसमें कुछ घपला हुआ है, तो वो किसके पास जाएगा इस कंप्लेंट को लेकर? सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन सही तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करता है यदि कार्यकाल की समाप्ति ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में से अगर किसी भी तरीके से ये पद खाली हो जाता है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन बनता है? सीजेआई नहीं है तो कौन बनता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश नहीं है तो कौन बनता है? वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा खत्म हो गया। तो ये था आपका क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन। मुश्किल था क्या, आसान था? बस एक बार अपने लिए क्या कर लेना, इसका रिवीजन कर लेना, बहुत ही आसान है। वोटिंग वैल्यू समझ में आई? तो आज घर जैसी क्लास निकलो सबको रास्ते में बताते जाना कि तुम्हें पता है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। क्या सोचते हो एक वोट की वैल्यू एक होती है? ऐसा नहीं है, हर राज्य के विधायकों की वैल्यू अलग होती है, सांसदों की वोटिंग की वैल्यू अलग होती है, और कोई 50% +1 नहीं चलता यहाँ पे, यहाँ चलता है इलेक्टोरल कोटा। और इलेक्टोरल कोटा का फॉर्मूला क्या है? कुल वैध मत बटे 1 + 1 + 1। क्लियर है? आसान था? चलिए, जय हिंद।